सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो वर्ल्ड कप ओपनर कल हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, डिफेंडिंग चैंपियंस और रनर्स अप के बीच। और वहां पर आप देखो रनर्स अप टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस को बुरी तरीके से हरा के एक तरीके से अपना जो बदला है पिछले वर्ल्ड कप के हार का एक तरीके से वो ले लिया है। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से इंग्लैंड को हराया है और एक वन साइडेड कह सकते हैं, मतलब एक कंप्लीटली डोमिनेटिंग विन। मतलब करीब करीब 13-14 ओवर बाकी थे और इंग्लैंड ने जो स्कोर बनाए थे 282, उसको एक तरह से उन्होंने चेस किया। वहां पर आप देखो कि न्यूजीलैंड की तरफ से दो बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, रिकॉर्ड पार्टनरशिप की और ऐसा लगा कि जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट नहीं बल्कि कोई हल्की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। कंप्लीटली एक तरीके से आउटप्लेड कर दिया इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने, और वो भी एक तरीके से वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। हालांकि कल अगर आप देखो वर्ल्ड कप ओपनर थोड़ा सा फीका जरूर रहा, खासकर जो पहला हाफ रहा, क्योंकि उसमें अगर आप देखो क्राउड ज़्यादा नहीं आया हुआ था। क्योंकि एक तो देखिए कि नॉन इंडिया गेम था कि आपने जो वर्ल्ड कप का ओपनर रखा है वो इंडिया गेम नहीं रखा है, दो अलग टीमों के बीच रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि वीक डे पे मैच था, तो यानी कि सैटरडे संडे नहीं था, वीकेंड नहीं था, तो उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पर आप देखो लोग काम पे भी गए होंगे। और साथ ही आई थिंक जिस तरह से वहाँ पे हॉट कंडीशन है, थोड़ा सा मतलब ग्राउंड में एक तरीके से 2 बजे से आके एक तरीके से प्रेजेंट रहना, वो भी एक नॉन इंडिया गेम के लिए उतना आसान नहीं होता है। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा कि क्राउड जो कि वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी मैच को, और एक तरीके से दोनों टीमों के लिए सपोर्ट था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी हैं। बट आई थिंक काफ़ी एक तरह से फैंस जो कि वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछला वर्ल्ड कप फाइनल वो हारे थे कि मैच टाई हो गया था, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया और फिर बाउंड्री काउंट पे इंग्लैंड को एक तरह से जीत एक तरह से मिली थी, तो वहाँ पे काफ़ी एक तरह से फैंस नाराज़ भी थे। लेकिन खैर उसमें अगर आप देखो वो एक तरीके से विद इन द रूल था। हालांकि इस पर आप देखो जो कैप्टन्स मीट हुआ था उस पर भी एक तरह से हमारे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिए थे रोहित शर्मा से, और रोहित शर्मा का भी एक तरह से रिएक्शन वैसा ही था कि आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, मतलब वो तो जो एक तरह से रूल बनाते हैं वही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए या उनके प्लेयरों के लिए एक तरह से कहेंगे एक टाइप का एक तरीके से स्वीट रिवेंज था। मतलब ठीक है, कोई नॉकआउट गेम नहीं हराया है, एक लीग मैच ही हराया है, लेकिन टूर्नामेंट ओपनर है, पहला ही मैच है, और यही जो एक तरह से मैचेस हैं इसका एक तरह से रिजल्ट जो कि वो एक तरह से आपको आगे एक तरह से इफेक्ट भी कर सकता है जब आप टॉप 4 के लिए एंट्री करोगे। और नॉट जस्ट कि इंग्लैंड कल मैच हारा है, बल्कि नेट रन रेट को भी एक झटका लगा है, क्योंकि बहुत भारी भरकम हार है, तो उसी वजह से देखो उनका नेट रन रेट भी खराब हुआ है। तो जो भी एक तरह से मैच का हाल रहा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और कहा था हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अब पता नहीं वो डिसीजन कितना सही या गलत था, क्योंकि जो कंडीशन वहाँ पे दोपहर में होती है वहाँ पर आप देखो थोड़ा सा ट्रिकी रहती है एक तरह से फील्डिंग साइड के लिए, क्योंकि क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत हॉट कंडीशन रहता है, तो उस वजह से तो 11 के 11 खिलाड़ी को आप एक तरह से फील्ड पे एक्सपोज करना नहीं चाहोगे। दूसरी चीज़ ये है कि अंडर लाइट्स थोड़ा सा गेंद जो कि बेहतर एक तरह से हरकत करती है, तो मतलब इंडिया के कंडीशन में एक्चुअली एक तरह से प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन से वेन्यू में किस तरह से बॉल एक तरह से बिहेव करेगी या बैटिंग कंडीशन कैसी होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अक्सर हम देखते हैं जो पिच रिपोर्ट भी आती है, आई थिंक जो एक्सपर्ट्स देते भी है, वो कभी कभार गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि यही एक तरह से ब्यूटी है इंडिया में क्रिकेट का कि बहुत से एक तरह से वेन्यूज़ है, बहुत एक तरह से कंडीशन हुए हैं, और उसी वजह से आप देखो कि जो एक तरीके से कभी कभार लगता है जैसे पहले बैटिंग करते हुए एक तरह से लगता है जिस तरह से बॉल बिहेव कर रही होती है वो एक तरह से सेकेंड इनिंग्स में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल जब पहले बैटिंग इंग्लैंड ने किया तो वहाँ पर आप देखो थोड़ा सा एक तरह से बॉल रुक के आ रहा था, थोड़ा सा टर्न भी हो रहा था, लेकिन जैसे न्यूजीलैंड ने एक तरह से बैटिंग किया, रन चेस किया रात को, तो वहाँ पर आप देखो बॉल जो कि बहुत अच्छी तरीके से बैट पे आया और थोड़ा सा इजियर हो गया न्यूजीलैंड के लिए बैटिंग। और कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन था वो एक तरह से उनके पक्ष में गया, थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया इंग्लैंड के लिए। खैर अगर स्कोर कार्ड की बात करें, जैसा ही कहा कि इंग्लैंड ने 282 बनाया था 50 ओवर में, और उसको चेस करते हुए न्यूजीलैंड ने अगर आप देखो 36.2 ओवर में सिर्फ एक विकेट गंवा के, जो उनके दूसरे ओपनर थे विल यंग, उनको पहली बॉल पे एक तरह से गंवा दिया था जीरो पे। वो गोल्डन डक पे आउट हो गए थे। लेकिन जो उनके दूसरे ओपनर थे डेवॉन कॉनवे, और फिर नंबर 3 पे आए रचिन रविंद्रा, क्योंकि केन विलियमसन जो कि जैसा कि प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि वो अवेलेबल नहीं होंगे पहले मैच के लिए, तो वहाँ पे रचिन रविंद्रा खेले थे। इंडियन ऑरिजिन के ही है, न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं। एक तरह से कहेंगे बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है अभी तक इस टूर्नामेंट में, यानी कि जो 2 और मैचेस हुए थे उसके बाद कल के मैच में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है, क्लियरली दिख रहा है कि एक बहुत अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर एक तरह से बन सकते हैं गोइंग अहेड फॉर न्यूजीलैंड टीम। तो दोनों ने एक तरह से बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, 200 रन प्लस की एक तरह से पार्टनरशिप थी। दोनों ने एक तरह से अपनी इंडिविजुअल हंड्रेड्स भी जरे, डेवन कॉनवे तो 150 भी मारा, और रचिन रविंद्र ने अपने करियर की पहली 100 मारी, वो भी वर्ल्ड कप में, और शायद न्यूजीलैंड के लिए सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में आके शतक मारा है। कॉनवे और आप देखो 152 नॉट आउट है फ्रॉम 121,
19 चौके और 3 छक्के मारे हैं, जबकि रचिंद्र रविंद्र ने 123 किए हैं सिर्फ और सिर्फ 96 बॉलों में, 11 चौके और 5 छक्के मारे हैं। तो क्लासिक बैटिंग देखने को मिली दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से, और इंश्योर ये किया कि अब विकेट नहीं गिरेगी और बड़े आसानी से एक तरह रन चेज करेंगे। और जैसे जैसे नज़दीक चलते गए स्कोर के जो टारगेट था, उसी में आप देखो उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सीलरेट किया, ताकि जो नेट रन रेट है उसमें एक तरह से उनको एक तरह से अच्छी खासी पॉइंट्स मिल जाए। जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें, ठीक ठाक उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, मतलब उसमें मार्कवुड, क्रिस वोक्स, सैम करन, आदिल रशीद, मोइन अली, लियम लिविंगस्टन, ये सब थे। बट किसी को भी एक तरह से उस हिसाब से सफलता नहीं मिली। एक विकेट जो मिला वो सैम करन को, वो आई थिंक उनके पहले ही ओवर में पहले ही बॉल पे मिल गया था जब उन्होंने विल यंग को आउट किया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो किसी भी गेंदबाज ने उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं की है। ऑलमोस्ट सभी की पिटाई हुई है इक्वली, और सभी एक तरह से एक्सपेंसिव रहे हैं। और कहीं ना कहीं पहला मैच है इंग्लैंड का डिफेंडिंग चैंपियन से, एक तरह से फेवरेट्स भी हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वो एक तरह से फेवरेट्स वाला प्ले जो कि वो देखने को नहीं मिला। जहाँ तक उनकी बैटिंग की बात करें, जब पहले उन्होंने बैटिंग की थी तो कुछ खास बैटिंग उनसे भी नहीं हुई थी, और जो उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स थे उनको स्टार्ट ज़रूर मिला, बट किसी ने भी बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया। तो आई थिंक जो उनका हमने देखा है कि अप्रोच में चेंज हुआ है, जो एक तरीके से एक ही गियर में बैटिंग करते हैं, मतलब अटैक ही करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा भारी भी पड़ गया, क्योंकि पिच उस हिसाब से नहीं थी, थोड़ा सा कंडीशन उनको बेटर एक तरीके से रीड करना चाहिए था, और उसी हिसाब से शायद अगर बैटिंग करते तो मे बी 320-30 का टोटल खड़ा कर पाते, तो शायद एक साइकोलॉजिकल एक तरह से एडवांटेज ज़रूर होता। हालांकि उतना भी अगर करते शायद न्यूजीलैंड तब भी जीत जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 ओवर बाकी थे। खैर बैटिंग की अगर बात करें तो बेस्टो ने 33 किए हैं 35 बॉलों में। जेसन रॉय को वहाँ पर उन्होंने पिक नहीं किया है, तो डेविड मलान जो कि ओपन कर रहे हैं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया, बट उन्होंने 14 रन किए हैं 24 बॉलों में। जो रूट जो कि थोड़े से रिसेंट टाइम्स में आउट ऑफ फॉर्म थे, बट कमिंग इनटू वर्ल्ड कप एक बहुत बड़े बैट्समैन है, और थोड़े से अंडररेटेड बैट्समैन है। मतलब फैब फोर जब हम डिस्कशन करते हैं उसमें विराट, स्मिथ, विलियमसन की चर्चा होती है, इवन रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, अब के टाइम में आप देखो बाबर आजम की भी चर्चा हो रही है ओडीआई में। बट जो रूट को उतना एक तरीके से ओडीआई में हाईली रैंक नहीं किया जाता, बट ये है कि उनका भी आप देखो रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है ओडीआईज में, और डिफेंडिंग चैंपियंस है, यानी कि वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो जो रूट ने बहुत अच्छी पारी खेली, और उस बैटिंग लाइनअप में जो सारे के सारे प्लेयर अटैकिंग खेलते हैं, वहाँ पर आप देखो वो थोड़ा सा एंकर वाली इनिंग्स वो खेल के गए हैं। 77 किया है 86 बॉलों में, रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, बोल्ड हुए, और गलत वक्त पे आउट हुए, और वही कहीं ना कहीं एक तरीके से 30-40 रन का फर्क भी डाल दिया। बाकी अगर आप देखो हैरी ब्रूक 16 में 25 से अच्छा खेल रहे थे, बट एक ही ओवर में लग रहा था कि जैसे सारे के सारे शॉट एक ही ओवर में खेल देंगे। चौका मारा, फिर छक्का मारा, आई थिंक 2-3 बाउंड्री मारने के बाद एक और छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। मोइल ने सिर्फ 11 किए हैं 17 बॉलों में। जॉस बटलर बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट गलत वक्त पे वो भी आउट हुए। 43 किए हैं उन्होंने 42 बॉलों में। लिविंगस्टन के 20 हैं, फिर सैम करन 14, क्रिस वोक्स 11, आदिल रशीद 15, और मार्क वुड के 13 हैं। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, शायद ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम के सारे जो 11 बैट्समैन हैं उन्होंने आप देखो डबल डिजिट क्रॉस किया है, मतलब सारे के सारे बल्लेबाजों ने 10 से आगे रन बनाए हैं। तो वो चीज़ एक तरह से यूनिक था, और ये काम सिर्फ इंग्लैंड टीम ही कर सकती है, जिनके पास एक तरीके से नंबर 10-11 तक बैटिंग थी। मतलब अगर आप देखो कल शायद 11 पे मार्कवुड आए थे, और मार्कवुड भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। उससे पहले आदिल रशीद भी ठीक ठाक बैटिंग करते हैं। क्रिस वोक्स के नाम तो टेस्ट में शतक है, तो मतलब बहुत ही अच्छी एक तरह से कहेंगे उनके पास बैटिंग डेप्थ है। बट यही है कि सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, सभी ने डबल डिजिट क्रॉस ज़रूर किया, किसी ने 30, किसी ने 40 ज़रूर बनाए, बट ना तो किसी ने हाफ सेंचुरी मारी और ना ही किसी ने बड़ी पारी शतक एक तरह से जड़ी, जो कि न्यूजीलैंड ने कर दिखाया। और इंटरेस्टिंग ये चीज़ देखिए कि इंग्लैंड के 11 के 11 बल्लेबाजों ने डबल डिजिट क्रॉस किया, यानी कि सभी ने एक तरह से डबल डिजिट में स्कोर किया है, जबकि न्यूजीलैंड के किसी भी बैट्समैन ने डबल डिजिट में स्कोर नहीं किया है। तब भी वो मैच जीत गए हैं, क्योंकि उनके वहाँ से अगर आप देखो मतलब सेंचुरीज 2 थे और एक गोल्डन टक था। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें और कैप्टनसी की बात करें, देखिए केन विलियमसन नहीं थे तो एक झटका उनके लिए ज़रूर था। टॉम लैथम कैप्टनसी कर रहे थे, और बॉलिंग में अगर आप देखो हल्की बॉलिंग खिलाई थी। इन्होंने भी एक तरह से बैटिंग डेप्थ को एक तरह से प्रेफरेंस दिया था। वहाँ पे ना सऊदी थे और ना ही लकी फर्गुसन थे, और शायद दोनों इंजरी की वजह से ही एक तरह से बाहर हैं। आप आगे देखोगे शायद उनमें से कोई एक ज़रूर खेलेगा। तो इनके पास अगर आप देखो जेन्युइन पेसर के तौर पे सिर्फ ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी थे, बट दोनों ही एक तरह से अच्छे गेंदबाज थे। फिर स्पिन ऑप्शन में अगर आप देखो मिस सैंटनर और रचिन रविंद्र थे, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ गेंदबाज हैं। बाकी इस शोट भी नहीं खेल रहे थे, तो उनको भी उन्होंने एक तरह से पिक नहीं किया था। ग्लेन फिलिप्स और जिमी नीशम, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, यही सब एक तरीके से उनके पास ऑप्शन थे जो कि पार्ट टाइमर्स थे। बट उन सभी को मिला के एक तरह से न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी एक तरह से गेंदबाजी ज़रूर की है। वहाँ पर आप देखो ट्रेंट बोल्ट, नई बॉल से उनको विकेट नहीं मिली जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
क्योंकि इनिशियली उतना मूवमेंट भी नहीं था पिच से, बट फिर भी अगर आप देखो एक डिसेंट स्पेल डाला है, 10 ओवर में एक मेडन डाला है, 48 रन दे के एक विकेट लिया है। और लिविंगस्टन जो कि क्रूशियल विकेट था डेथ ओवर्स में, वहाँ पर उन्होंने आउट किया। मैट हेनरी थोड़े से अंडररेटेड से गेंदबाज है, उनको उतना कोई याद नहीं रखता है। सब लोग चर्चा करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में जब ट्रेंट बोल्ट या टीम साउथ या लॉकी फर्गुसन के बारे में, बट मैट हेनरी असली डैमेज कर जाते हैं। 2019 सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया अगर आप बात करें, ट्रेंट बोल्ट ने तो विराट कोहली को आउट किया था, बट मैट हेनरी ने रोहित, राहुल, शायद दिनेश कार्तिक को भी आउट किया था, तो उन्होंने एक तरह से रियल डैमेज किया था। और यहाँ पर आप देखो उन्होंने भी एक तरह से ट्रेंट बोल्ट के साथ ही एक तरह से समान स्पेल डाला है, एक मेडन और 48 रन दिया है, लेकिन इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। अगेन देखो न्यूजीलैंड की टीम की खासियत यही है कि उतने बड़े सुपरस्टार से भरी टीम नहीं है, थोड़े से अंडररेटेड से प्लेयर हैं, उनका कोई एक तरह से नाम एक तरीके से उतना हाई लेवल पर लेता नहीं है, बट सारे के सारे इफेक्टिव और एक तरीके से कहेंगे कि और सभी के सभी प्लेयर एक तरीके से आप देखो कि अंडररेटेड जीनियस है। और उसी का एक और एग्जांपल है मिल सैंटनर। आप इमेजिन करिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो खेल रहे हैं 2018 से आईपीएल में, 6 साल हो चुके हैं, 6 सीजन। आई थिंक 20-25 मैचेस भी उनको नहीं मिले होंगे, 15-16 मैचेस उनको मिले होंगे, बट स्टिल वहाँ पर आप देखो जहाँ पे भी एक तरह से मैचेस खेलते हैं इफेक्टिव होते हैं, और स्पेशली इंडियन कंडीशन में और भी ज़्यादा एक तरह से वो डेडली हो जाते हैं। जो उनके पास कंट्रोल है, जो उनके पास एक तरीके से आइडिया है, जिस तरह से वो पेस को वैरी करते हैं और जिस तरह से अपने लेंथ में एक तरह से बदलाव करते हैं, और उसी से उनको एक तरह सफलता मिलती है। बहुत ज़्यादा एक तरह से उनकी चर्चा नहीं होती है, बट हाईली स्किलफुल है और बहुत एक तरीके से दिमाग का यूज़ करके गेंदबाजी करते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखो हर मैच में इकोनॉमिकल रहते हैं। विकेट ज़रूर एक तरह से 4 विकेट 5 विकेट नहीं लेते हैं, बट 1-2 विकेट ही लेते हैं। बट उसमें अगर आप देखो टाइट स्पेल डालते हैं, तो वहाँ पर आप देखो उन्होंने 10 ओवर में 37 रन दे के 2 आउट किया है, जिसमें जॉनी बेस्टो का एक बड़ा विकेट उनका शामिल था। बाकी ऐसा ही कहा, जो बाकी गेंदबाज रहे हैं थोड़े से मतलब उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, क्योंकि पार्ट टाइमर्स ही हैं। जिमी नीशम ने 7 ओवर में 56 रन पड़े हैं, महंगे साबित हुए, विकेट नहीं लिया है। रचिन रविंद्र ने एक जरूर आउट किया था हैरी ब्रूक को, बट उनको पिटाई जरूर हुई है, 76 उनको 10 ओवर पड़े हैं। बट एक सरप्राइज एलिमेंट इंग्लैंड के लिए आया, वो है जो उनके बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन है ग्लेन फिलिप्स, जो कि शायद 2D नहीं 3D इवन 4D प्लेयर है। बैटिंग करते हैं, ज़बरदस्त फील्डर है, विकेट कीपिंग भी करते हैं और बॉल भी डाल देते हैं ऑप्शन। और वही एक तरह से उनको देखने को मिला, और कल तो उन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं। 3 ओवर में 17 रन देके 2 आउट किया है, और 2 बड़े विकेट उन्होंने लिए हैं। जो रूट को आउट किया है और आई थिंक मोइन अली को आउट किया है, दोनों को एक तरह से उन्होंने आउट किया है। तो एक तरह से बहुत ही शॉर्ट स्पेल, बट बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल और बहुत ही इफेक्टिव स्पेल डाला है। और इसको एक तरह से नियरली परफेक्ट नहीं बल्कि परफेक्ट परफॉर्मेंस ही कहेंगे। मतलब कि जो एक तरह से एक्सपेक्टेशन न्यूजीलैंड से थी, उन्होंने एक तरह से उसी पे एक तरह से बखूबी काम किया है। वर्ल्ड कप ओपनर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, हम उम्मीद यही कर रहे थे कि थोड़ा सा क्लोज गेम होता और भी थोड़ा सा एक तरह से स्पेक्टेटर आते ग्राउंड्स पे। बट ठीक है, समझ सकते हैं कि इंडिया में एक तरह से क्रेज जो एक तरह से रहता है, वो थोड़ा सा इंडिया के लिए ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली क्रिकेट का तो रहता ही है, उसी वजह से देखो कि सेकेंड पार्ट में एक तरह से क्राउड वहाँ पे आई थी। बट जहाँ तक इंडिया गेम की बात करें, आई थिंक 8 तारीख को जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, तब एक तरह से आप देखोगे कि वर्ल्ड कप की जो रियल फीलिंग है इंडिया में हो रहा है, वो एक तरह से आएगी। तो खैर ये एक तरह से पहले मैच का हाल था। बाकी यार आप देखो कि इतना एक तरह से इंग्लैंड के लिए परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज स्टिल दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टीम टू विन द वर्ल्ड कप, और उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डेफिनेटली कम बैक करेंगे। बट ये है कि न्यूजीलैंड के लिए अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये टीम एक तरीके से अब डार्क हॉर्स नहीं बल्कि एक रियल एक तरीके से कंटेंडर है उस वर्ल्ड कप के ट्रॉफी के लिए। मैंने तो उनको टॉप 4 में भी नहीं रखा था, बट उन्होंने एक तरीके से अपना एक तरीके से जो लेवल है उसको अप कर दिया है कमिंग इनटू वर्ल्ड कप। और मैंने जो प्रीव्यू वीडियो हुआ था उसमें भी ये बताया था कि ये टीम आइदर टॉप 4 में एंट्री नहीं करेगी या फिर वर्ल्ड कप जीतेंगे, और उसी चीज़ पे मैं कायम रहूँगा। मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है कि ये टीम टॉप 4 में ना जाए, या फिर अगर जाते हैं तो सीधा ये ट्रॉफी उठाए। तो खैर देखते हैं आगे ये क्या क्रिकेट खेलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या न्यूजीलैंड टीम जो कि वो टॉप 4 में जा पाएगी या कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।